गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज को हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश का क्लास आज को मैं स्टार्ट करूँगा। तो आइए बिना कुछ लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है। इंग्लिश जिस तरह हिंदी एक भाषा है उसी तरह अंग्रेजी भी एक भाषा है। ठीक है। बट हिंदी ये है कि हमारे भारत देश में बोली जाती है, थोड़ी मोड़ी पाकिस्तान में बोली जाती है, थोड़ी मोड़ी बांग्लादेश में बोली जाती है। बट इंग्लिश करीब करीब हर एक देश में बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए इंग्लिश जो है ना वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज एन इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है। तो कोई आपसे पूछेंगे इंग्लिश क्या, तो इंग्लिश एक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है। आइए इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। तो कोई भी लैंग्वेज हो उसको हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना ग्रामर की ही मदद से सीखते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो तो जिस लैंग्वेज का ग्रामर होगा उस लैंग्वेज का ग्रामर बोलेंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर को इंग्लिश ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज के ग्रामर को हिंदी ग्रामर। ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, तो बोलेंगे इट इज अ साइंस विच टीचर्स, लिखे बच्चों, टीचर्स अस हाउ टू रीड write and speak a language correctly. It is a science which teaches us how to read, write and speak a language correctly. मतलब ये हुआ बच्चों कि यह कुछ नहीं, एक शास्त्र होती है जो हमें किसी भी सेंटेंस को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। समझ में आया। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश व्याकरण क्या है, यह एक शास्त्र होती है, साइंस होती है जो हमें किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध लिखना, पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर बोलते हैं। इंग्लिश भाषा की ग्रामर को हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए, ये हमारी पुरानी डेफिनेशन है जो हम लोग बचपन में पढ़ते हुए आए हैं। अब कुछ नया सीखते हैं। इंग्लिश ग्रामर की एक और डेफिनेशन होती है, वो मैं सिखाता हूँ। कोई कहे इंग्लिश ग्रामर क्या है तो क्या बोलेंगे, ग्रामर इज a specific set of rules which helps us
to arrange the words in the sentence to form a proper meaning. ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ए स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स। यह एक नियमों का जो है ना एक सेट्स है जो हमें क्या मदद करता है, किसी भी सेंटेंसेस में प्रॉपर मीनिंग पाने के लिए उस सेंटेंसेस में वर्ड्स के अरेंजमेंट को सिखाता है, उसमें अरेंज करने सिखाता है, अरेंज करने में मदद करता है। उस रूल्स के सेट को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। तो आप लोग क्या याद करेंगे? ग्रामर इज ए स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स which helps us to arrange the words in the sentence to form a proper meaning। ठीक है बच्चा, तो ये ग्रामर हो गए। तो ग्रामर कितने टाइप के होते हैं अब वो सीखते हैं हम लोग। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कितने टाइप के होते हैं? कितने काइंड है? 5। कौन कौन है? ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। तो इंग्लिश ग्रामर जो होते हैं उसके 5 काइंड्स होते हैं। पहला होता है ऑर्थोग्राफी। अब इसे प्रोनाउंस करेंगे बच्चे, ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। ऑर्थोग्राफी में क्या करते हैं जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द लेटर्स। ठीक है। दूसरा क्या इटमोलॉजी क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द वर्ड्स। सिंटैक्स, इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट अ सेंटेंसेस। आज सेंटेंस बोलो। अब आप देखेंगे ध्यान से, ऑर्थोग्राफी में हम लेटर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, लेटर्स के बारे में जानते हैं। इटमोलॉजी में हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब रही बात प्रोसोडी। प्रोसोडी में क्या चीज़ करते हैं? प्रोसोडी, इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड्स, लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सिंटैक्स के बारे में और रिदम के साथ पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि इसमें हम लोग रिदम के साथ पढ़ते हैं। और पंक्चुएशन जो होता है इसमें हम लोग साइन और सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें वर्ड्स, इसमें लेटर्स के बारे में, इसमें वर्ड्स के बारे में, इसमें सेंटेंस के बारे में, इसमें और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रिदम के साथ। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं साइन और सिंबल्स के, जैसे ये फुल स्टॉप हो गए, ये क्वेश्चन मार्क हो गए, ये नॉट ऑफ इंटीग्रेशन हो गए, ये सेमी कॉलन हो गए, ये कोलन हो गए, इन्वर्टेड कोमा हो गया। ठीक है। तो इन सब 4 चीज़ों का जब हम लोग पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं पंक्चुअस
पार्ट को हम लोग बोलते हैं पंक्चुएशन। ग्रामर का ही पार्ट होता है। तो हम लोग को मेन पढ़ना है ये तीनों, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें लेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग लेटर पहले समझ लेते हैं। लेटर्स क्या होता है? लेटर क्या होता है बच्चों कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। इट इज द स्मॉलेस्ट unit of any language। लेटर क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम एक और बात बताते हैं, अल्फाबेट क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। लेटर्स के ग्रुप को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। इसलिए जितनी लैंग्वेज उतनी अल्फाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज में एक अल्फ़ाबेट होते हैं, इसलिए हम लोग अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी किसी किताब में एक रिस्ट्रिक्शन के साथ बोला जाता है कि अल्फ़ाबेट्स को हमेशा मतलब अल्फ़ाबेट ही बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लैंग्वेज मोर हो, ज़्यादा हो, दो से अगर लैंग्वेजेस हो तो उस स्थिति में हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर फाउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो हम लोग उसमें बोलेंगे कि अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होंगे, तो हम लोग अल्फ़ाबेट बोलेंगे और आर नहीं इच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंगुलर में। तो अल्फ़ाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स कंसिस्ट करते हैं? इंग्लिश consist 26 letters, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने लिखा अल्फ़ाबेट्स, तो कंसिस्ट लिखना पड़ा क्योंकि ये सिंगुलर होती है, ठीक है। इसलिए हमको वर्ब भी क्या लिखना पड़ा? सिंगुलर लेना पड़ा, ठीक है। तो आप समझ गए कि अगर लैंग्वेज एक होंगे तो हमको अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज मोर देन 2 तो हमको अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब 26 लेटर में आप लोग तो जानते ही हैं, 26 लेटर बचपन में ही पढ़े होंगे। उनमें से 5 ए ई आई ओ यू, इन 5 को वॉल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ यू, जो बाकी बच गए बी सी डी जी एच, ये इसको वॉल्स कहते हैं और इसको कॉन्सोनेंट नेंट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कंसिस्ट 26 लेटर। कंसिस्ट की जगह आप हैज का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कंसिस्ट 26 लेटर्स। दिस लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, फर्स्ट वॉल्स, सेकेंड कॉन्सोनेंट। वॉल्स में कौन कौन आते हैं? ई ई आई ओ यू, बाकी जो बच गए इसके अलावा वो कॉन्सोनेंट होते हैं। बट बच्चों ये याद नहीं, रट्टा नहीं लगाना है कि ए ई आई ओ यू को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो सॉरी वॉल्स बोलते हैं, बाकी जो बच गए हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। एक चीज़ इंग्लिश हर एक लैंग्वेज में होती है जिसे हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं, साउंड।
तो लेटर सी भी आगे हम और डीप में जाएंगे तो हम लोग साउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो साउंड्स ए के 3 साउंड्स होते हैं, 4 साउंड्स होते हैं, ए के 4 साउंड होते हैं। अभी फोनेटिक्स तो पढ़ने रहे, जिस समय मैं फोनेटिक्स का क्लास लूँगा तो बता देंगे कि ए के 4 साउंड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा डिप्थॉन्ग्स, मोनोथॉन्ग्स, ये सब सारी चीज़ पढ़ाएंगे फोनेटिक्स में। तो आपको ये रट्टा नहीं मार के बैठना है फिलहाल के लिए। आप लोग जिस क्लास में हो उस क्लास के लिए तो ठीक ठाक है, अदरवाइज हर एक जगह दिमाग लगानी ही पड़ती है, ठीक है। तो आपको साउंड्स पहचानने आना चाहिए। अगर साउंड्स वॉल्स है, वॉल साउंड है, तो आपको उस हिसाब से काम करना है, और साउंड्स कॉन्सोनेंट होते हैं उस हिसाब से काम करना है। सिर्फ रट्टे मार के ये नहीं करना है कि ये अगर दी वो है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर मैन लिख दूँ तो इसके आगे आ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हॉनेस्ट होता नहीं, होता है ऑनेस्ट। तो आप देख रहे हैं साउंड आ से आ रहा है तो हमको लगाना पड़ेगा एन ऑनेस्ट मैन। अब ये सही हो जाएंगे। क्या लगाना होगा? एन ऑनेस्ट मैन। अब ये सही हो जाएंगे। एस डी ओ है तो स्टार्टिंग एस से, लेकिन एस ए एस तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से। ए स्वर वन होता है, ठीक है। जो इसका साउंड आ रहा है वह स्वर है, वह वॉल्स है, इसलिए हमको एन एस डी ओ लिखना होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लोग आगे डील करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना सा याद रखें कि ए आई ओ यू को हम वॉल्स बोलते हैं, जो बाकी बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, हो गया। इटमोलॉजी, इसमें हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ड्स क्या होता है? इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? वर्ड्स के बारे में, वर्ड के बारे में। वर्ड्स क्या होता है? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that gives it is a group of letters that gives complete meaning। जैसे हम करते हैं, एक वर्ड लेते हैं, जैसे हम लोग लिए बात पेन, तो पेन में एक वर्ड 3 लेटर्स आए हुए हैं, PEN, पेन। पेन के प्रोनाउंस से हम लोग समझ जाते हैं कि पेन मतलब कलम, बट हम इसी लेटर्स को हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए कोई मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं है, इसका मीनिंग है तो ये वर्ड है। दूसरा हम लोग लेते हैं बुक, तो इसका मीनिंग है इसलिए ये वर्ड है, हम इसका मीनिंग नहीं निकाल पाते इसलिए ये वर्ड नहीं है। तीसरा हम लेते हैं, तो हम लेते हैं मैन, इसका मीनिंग है इसलिए ये वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये भी वर्ड नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि वर्ड कुछ और नहीं, ये एक सब अक्षरों का ग्रुप होता है, लेटर्स से ग्रुप होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर वो वर्ड्स नहीं होंगे। सिर्फ ग्रुप से काम नहीं चलेगा, ग्रुप ऑफ लेटर से काम नहीं चलेगा, इसके साथ में कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उसका, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों कि वर्ड्स, इट इज वर्ड का जो डेफिनेशन होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स
that gives complete meaning is called what, otherwise not word। ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग अगर गहराई में बात करें, एक होता है मॉर्फेम्स। मॉर्फेम्स क्या बोलता है कि किसी भी वर्ड्स में ये प्रीफिक्स लगा के, ये इनफिक्स लगा के, ये सफिक्स लगा के हम उसके मान, उसके मीनिंग को बदल सकते हैं, उसके रूप को बदल सकते हैं, उसको फॉर्म को बदल सकते हैं। तो तो इस हिसाब से जो वर्ड्स होते हैं बच्चों, वो उसके दो क्लास में उसको बांटा जाता है। इस हिसाब से क्या होता है, वर्ड्स को दो क्लास में बांटा जाता है। वर्ड को जो है वो दो क्लास में बांटा जाता है। पहला है फॉर्म क्लास है, दूसरा होता है स्ट्रक्चर वर्ड। तो जो मॉर्फेम्स को फॉलो करता है, जो मॉर्फेम्स को फॉलो करता है तो उसको फॉर्म क्लासेस में रखा जाता है, और जो मॉर्फेम्स को फॉलो नहीं करता है उसे स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं। सीधा सीधा हम बोले, जिन वर्ड्स के फॉर्म को बदल सकते हैं उसे फॉर्म क्लासेस में रखेंगे, जिसके वर्ड्स के फॉर्म को नहीं बदल सकते हैं उसे हम स्ट्रक्चर वर्ड में कहते हैं। ठीक है। The words whose form can be changed, that is called class। The word whose form cannot be changed, that is called हिंदी में बोलेंगे तो वह शब्द जिसका रूप बदला जाता है उसे हम लोग फॉर्म क्लासेस कहते हैं, जिसका रूप बदला नहीं जाता है उसे स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं। समझ में आ गया? द वर्ड हुज फॉर्म कैन बी चेंज, दैट इज कॉल्ड फॉर्म क्लासेस। द वर्ड हुज फॉर्म कैन नॉट बी चेंज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर वर्ड। अब स्ट्रक्चर वर्ड में कौन कौन आते हैं बच्चों? पहला, सबसे पहले नाउन। नाउन के फॉर्म्स को हम लोग बदल सकते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे में हम लोग लेते हैं कॉस हम लोग बदल देते हैं कॉस। इसका मीनिंग एक गाय, इसके मतलब बहुत सारी गाय। दूसरा सेंड, सेंड का मतलब होता है बालू। Sands. This synonym is desert. The synonym of desert is sands. इसका मतलब रेगिस्तान। नॉर्मल। और कुछ आप ले लें, जैसे मैं ले लेता हूं रेडियो।
रेडियोस। तो इसके फॉर्म बदल रहे हैं बच्चों, देखो इसके फॉर्म बदल जा रहे हैं। दूसरा नंबर पे हम मेरा आएगा वर्ब। वर्ब के भी फॉर्म बदलते हैं, जैसे इट, इट, ईटन, ईटिंग, इट्स, बदल गए इसके फॉर्म। ठीक है। तीसरा इसमें आ जाएगा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के भी फॉर्म बदलते हैं, दिख रहा है नीचे, एडजेक्टिव्स के भी फॉर्म बदलते हैं। चौथा आ जाएंगे इसमें एडवर्ब। एडवर्ब्स के भी रूप बदलते हैं, जैसे इसमें एडजेक्टिव में जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बदल रहे हैं ना सबके मीनिंग। उसी तरह एडवर्ब में भी बदलते हैं, वेल, बेटर, बेस्ट। तो इसके मीनिंग जो है, मीनिंग नहीं इसके फॉर्म बदलते हैं, बट इसके फॉर्म नहीं बदलते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? इसका पहला एग्जाम्पल है प्रोनाउन, प्रोनाउन। इसके फॉर्म नहीं बदलते। आप आई को बदल के कुछ नहीं लिख सकते हैं, आप ही को नहीं बदल सकते हैं, आप सी को नहीं बदल सकते हैं, जो है वही रहेगा, बदल नहीं सकते किसी को। ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप लीजिए, इसका दूसरा एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में कौन होता है? जैसे इन हो गया, टू हो गया, एट हो गया, ठीक है, एट हो गया, और बताते चलिए, टू हो गया, इनटू हो गया, ऑन हो गया, ऑन टू हो गया, एक्सेट्रा। ये सब प्रिपरेशन वो जम करके पढ़ेंगे हम लोग। प्रिपरेशन सारे इंडिविजुअल को एक एक करके पढ़ेंगे सबको, मैं सिर्फ यहाँ पर भी वो बता रहा हूँ। तीसरा जो होता है वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन में नहीं बदलता है। आप एंड को क्या लिख सकते हैं? आप एंड को एंड ही लिख सकते हैं, बट को बट ही लिख सकते हैं, सिंस को आप सिंस ही लिख सकते हैं, इफ को आप इफ ही लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। और चौथा जो होता है वो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है कि सडनली आप कहीं जा रहे हो और सडनली आपके मुंह से कोई आवाज़ निकल जाए, तो वैसे जो साउंड्स जो निकलते हैं वो ही साउंड्स जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हाय, अलास, एक्सेट्रा, ये सब वर्ड मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा ये सबको। तो आपने क्या देखा कि द वर्ड्स हुज फॉर्म कैन बी चेंज, दैट इज कॉल्ड फॉर्म क्लासेस। फॉर्म क्लासेस के अंदर में हम लोग नाउन को पढ़ते हैं, वर्ब्स को पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स होता है, एडवर्ब्स होते हैं, और स्ट्रक्चर वर्ड के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं, कंजंक्शन को पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन को पढ़ते हैं। द वर्ड्स हुज फॉर्म कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? तो अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है।
पार्ट ऑफ स्पीच, ये आपको समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इससे पहले जितना भी चीज़ मैंने पढ़ा वो कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग घबरा मत जाना। सिंटैक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस एक चैप्टर ही है, तो जिस समय हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे उस समय ही हम लोग सेंटेंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। पंक्चुएशन प्रोसोडिंग बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग ये मत सोच के घबरा जाना कि ऑर्थोग्राफी और एटिमोलॉजी पढ़ लिया बाकी तो छोड़ दिए, तो मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, मुझे याद है। तो सेंटेंस जिस दिन हम लोग सेंटेंस का क्लास करेंगे उसी दिन हम लोग सेंटेंस, अरे सेंटेंस में है क्या, सेंटेंस के बारे में तो पढ़ते हैं, बट अभी हम लोग सेंटेंस नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच पूरा वर्ड से भरा हुआ है। तो हम लोग पहले पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंस में आ जाएंगे, और सेंटेंस जब हम लोग पढ़ लेंगे सेंटेंस का बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ जो है बच्चों वो काम की चीज़ें हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, तो आपको देखना है ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups. Each group is called part of speech. इंग्लिश की जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को 8 भागों में बांटा गया है। जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। उस 8 भाग को हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। बट आपको एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज़ जो होती है वो खींची गई, मतलब वो ये नहीं कि वो सब दिन के लिए हो गया, ठीक है। रूल्स बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, तो हम आपको बताते हैं लिख करके। पहला, दूसरा, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके अलावा भी बच्चों होते हैं। मैं आप तो कहोगे कि 8 वर्ड्स 8 ग्रुप, तो इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई रहती है। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी जो नियम है वो ज़रूरी ना हो कि एक बार बन गया हो तो वो हमेशा के लिए चले। इसमें एक और आते हैं जो कि होते हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनर ये अलग होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं, बट नहीं भाई, इसको एडजेक्टिव में कैसे पढ़ लेंगे। आपको अभी मैंने पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो होते हैं फॉर्म क्लासेस के पार्ट्स। इसके मीनिंग बदलते हैं, इसके फॉर्म मीनिंग नहीं बदलते, इसके फॉर्म बदलते हैं।
डिटर्मिनर के फॉर्म नहीं बदलते हैं, ठीक है। जैसे माई, माई डिटर्मिनर होता है, इसके फॉर्म नहीं बदलते हैं, माई के फॉर्म नहीं बदलते हैं। इसके अलावा माई होता है, आर होता है, दिस होता है, डैट होते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। मैं जिसमें डिटर्मिनर पढ़ाऊँगा, डिटर्मिनर एक चैप्टर है तुम लोग का, तो उस समय मैं डिटर्मिनर जिसमें पढ़ाऊँगा तो उस समय हम ये पूरा कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको सिर्फ पढ़ना है। तो ये डिटर्मिनर होते हैं। उसके बाद जो 10वां होता है वो होता है आर्टिकल। आप ही बताइए कि आर्टिकल जो पढ़ते हैं हम लोग ए, एन और द, इन 8 में से किस में हम आर्टिकल को रखें? नाउन में रखें, प्रोनाउन में रखें, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, किस में रखें? तो हम लोग नहीं रख सकते हैं। हाँ, आर्टिकल को आप डिटर्मिनर में रख के पढ़ सकते हैं, बट क्यों? हम एक आर्टिकल को अलग से पढ़ते हैं, इसलिए आर्टिकल भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 10 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो एक बार इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग भी बोलेंगे मेरे साथ, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, 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 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर, आर्टिकल। आर्टिकल में कौन कौन? ए, एन और द। इसमें से ए एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होती है और द जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। वो मैं बाद में सिखाऊंगा जिसमें आर्टिकल पढ़ाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, इन पार्ट ऑफ स्पीच जो यहाँ लिखे गए हैं, इन पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ उसको समझना है। क्योंकि ये जिस समय आपको एक सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, एक सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा, तो उस सेंटेंस में यही 8 में से कोई होंगे। उन सेंटेंसेस में वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना बहुत ज़रूरी होती है, वरना आप हर से एक सेंटेंस गलत लिखेंगे। तो इन्हीं 8 को 10 हो गए टोटल ना, तो 10 को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पहचानने सीखना है, तो आप कोई भी सेंटेंस को गलत ना करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला को। शुरुआत करते हैं हम लोग आज नाउन से। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का शुरुआत करते हैं। तो एक बात है बच्चों कि हम लोग हिंदी भाषी देश के बच्चे हैं, हम सभी। तो हमारे देश में पैदा होने से ही नाउन सिखाया जाता है। पापा, मम्मी, दादा, दादी, ये सब बातें सिखाया जाता है बचपन से। जिसमें बोलने नहीं आता है उस समय शुरू का पहला वर्ड ही हमें पापा से सिखाया जाता है, ठीक है। तो नाउन तो आप सभी ने सीखा। जो चीज़ें आपकी आंखों में दिखता है वो सारे के सारे नाउन हैं। मैं दिख रहा हूँ, मैं भी नाउन। ये बोर्ड दिख रही है, बोर्ड भी नाउन। मार्कर दिख रही है, मार्कर भी नाउन। आपको जितने भी दिख रहे हैं, बोर्ड के पीछे वॉल है, वॉल भी नाउन। तो आपको जितने भी चीज़ें दिख रही है वो सारे के सारे नाउन हैं, ठीक है। आपको टी शर्ट दिख रहा होगा, नाउन है। माइक दिख रहा है, नाउन। माइक में लगे वायर है, ये भी नाउन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नाउन इज नथिंग बट इज ए नेमिंग वर्ड। ये और कुछ नहीं, बस एक नाम है। अब नाम है तो आपको पता है कि नाम तो किसी का भी हो सकता है। पर्सन के भी नाम हो सकते हैं, जानवर के भी नाम हो सकते हैं, बर्ड्स के भी नाम। वैसे बर्ड्स को हम लोग एनिमल्स में ही ट्रीट कर लेंगे,
उसके बाद वस्तु के भी नाम हो सकते हैं, कोई जगह हो उसके भी नाम हो सकते हैं। अगर ये पर्सन के नाम हो जैसे राम, मोहन, गीता, रीता, सालिमा, ये सब नाम होते हैं बच्चों, ये पर्सन के नाम होते हैं। गोपाल, डिविलियर्स, विल गेट्स, ये सब पर्सन के नाम होते हैं। उसके बाद प्लेस के नाम होते हैं, जैसे भागलपुर हो गए, दिल्ली हो गए, न्यूयॉर्क हो गया, अलास्का हो गया, मैक्सिको हो गया, ये सब जगह के नाम हो गए, प्लेसेस के नाम हो गए। तो नेम ऑफ प्लेसेस हो गया। उसके बाद एनिमल्स के नाम होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायंस हो गए, पैरोट हो गए, ये सारे नाम एनिमल्स के होते हैं। इसके अलावा कुछ वस्तु के नाम हो, जैसे फ़ोन हो गए, कैमरा हो गए, पेन हो गए, बोर्ड हो गए, क्लॉथ हो गए, माइक हो गए, टी शर्ट्स हो गए, ये सब नेम ऑफ थिंग्स है। और इसके अलावा होता है नेम ऑफ क्वालिटी। अब वो क्वालिटी चाहे पर्सन का हो या थिंग्स का हो या एनिमल्स के हो, कुछ भी हो, उसके क्वालिटी को हम लोग कहते हैं, उसकी क्वालिटी को भी हम नाम दे सकते हैं। जैसे कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा युवा है, तो हम इसे यूथ बोल देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बचपना है तो चाइल्डहुड बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा लड़कपना है तो उसे बॉयहुड बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा बुढ़ापा है तो आप जानते ही हैं सारी बातें। तो हम लोग सीखेंगे क्या कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। तो चलो हम लोग सीखते हैं। इट इज a name of a person, animals, things, place or idea and quality of a person, place, animals or things। आपने क्या देखा बच्चों कि नाउन कुछ नहीं, इट इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, प्लेस और आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे। मोहन, नेम ऑफ पर्सन। लायन, किंग ऑफ फॉरेस्ट, नेम ऑफ एनिमल, एनिमल्स हो गया। पेन, नेम ऑफ थिंग्स हो गया। पटना, नेम ऑफ प्लेस हो गया। आइडिया, आइडिया में क्या होता है, जैसे वे ऑफ लर्निंग,
वे ऑफ लर्निंग। क्वालिटी, काइंडनेस, ओल्डनेस, ओल्डनेस नहीं कोल्डनेस बोलते हैं, हॉटनेस, ये सारे के सारे नाउन हैं। समझ में आए? अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मैं अभी बोल देता हूँ, आप लोग को कल लिख करके आना है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं वो 5 काइंड्स होते हैं। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर्स, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 टाइप होते हैं नाउन के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 नाउन। अब ये 5 नाउन को कल आप किसी भी ग्रामर बुक में, कोई भी ग्रामर बुक हो, आप उससे आप रीड करके आना है, ठीक है। कल मैं इन 5 टाइप्स को अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय।